पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ज्यादा पाने की चाहत में डूबी मुकेश सहनी की नाव। अब क्या करेंगे सन ऑफ महला। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। मुकेश सहनी 15 सीटों पर चुनाव लड़े, सभी हार गए। बिहार की आबादी में मल्लाह जाति की हिस्सेदारी लगभग 2.6% है। मुकेश सहनी को 1.37% वोट मिले। चुनावी नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि ज्यादा पाने की चाहत में उनकी नाव यानी वीआईपी की चुनाव चिन्ह डूब गई। मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने की मांग कर रहे थे। 15 पर लड़े लेकिन एक भी नहीं जीत पाए। तो आइए जानते हैं विस्तार में आखिर मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम पद मांगने वाले मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर कैसा रहा। इसके ऊपर विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। तो सर, कैसा रहा? देखिए, मुकेश सहनी एक ऐसा युवा है जो अचानक आया और अचानक बड़ा नेता बन गया। मुकेश सहनी महागठबंधन में सीट बंटवारे के समय भी अपनी पार्टी वीआईपी के लिए 60 सीटें मांग रहे थे और वो संकेत दे रहे थे कि इससे कम पर मानेंगे नहीं। हालांकि डिप्टी सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद 15 सीटों पर ही मान गए। गठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाया जाए, इसको लेकर मुकेश सहनी ने 27 बार दावेदारी पेश की। मुकेश दरभंगा के सुपौल के रहने वाले हैं और 8वीं तक पढ़ाई की है। कमाने के लिए घर वालों ने ताना मारा तो 1999 में घर छोड़कर मुंबई भाग गए और अपने मोहल्ले के पवन साहू के पास पहुंचे। तब उम्र उनकी 18 साल की थी। सर, तो कहा जाता है कि कॉस्मेटिक की दुकान में 900 रुपए वेतन पर काम भी किया है उन्होंने। अब बाहर जाइए, घर द्वार छोड़ करके तो मेहनत तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। मुकेश सहनी के हिस्से में भी संघर्ष आया और अपने बचपन के दोस्त धूरन सहनी के साथ वो भाग कर पहुँचे थे मुंबई। शुरुआत में एक कॉस्मेटिक की दुकान पर उन्होंने 900 रुपये की नौकरी की। कुछ दिन बाद दुकान छोड़कर सड़क किनारे बैग बेचने लगे। कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ तो फिर वापस से उसी दुकान पर चले आए काम करने। कॉस्मेटिक दुकान के ठीक बगल में एक दुकान थी जिसमें कांच का फ्रेम बनाया जाता था और यहाँ के लोग फिल्मों के लिए सेट भी बनाते थे। एक दिन कांच की दुकान में कारीगर नहीं थे, फिल्म बनाने वाले कुछ लोग पहुँचे। वे कांच के कारीगर ढूंढ रहे थे। उसी दौरान मुकेश के दुकान मालिक ने उन्हें फिल्म शूटिंग के लिए कांच का काम देखने के लिए भेज दिया। यह काम मुकेश को बहुत पसंद आया। मुकेश धीरे धीरे कांच से फ्रेमिंग करने और फिल्मों में सेट सजाने वाला काम करने लगे और इसी दौरान लोगों से उनका संपर्क हुआ, बड़े बड़े लोगों से। और कुछ समय बाद मुकेश सहनी ने अपनी एक बड़ी फिल्म के लिए काम किया। पहले तो एक कंपनी बनाई अपनी, मुकेश फिल्म वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, और फिर टीवी सीरियल, फिल्मों, विज्ञापनों और इवेंट के लिए सेट बनाने के ठेके लेने लगे। तो धीरे धीरे उनकी दुकानदारी चल निकली। सर, तो सवाल उठता है कि फिल्म देवदास में मुकेश सहनी का नाम कैसे जुड़ गया? देखिए, उन्हें फिल्म के सेट पर छोटा मोटा काम तो मिल ही रहा था ना। उन्होंने कंपनी बना ली थी। इसके बाद शाहरुख खान की फिल्म देवदास के लिए शीशा का सेट बनाने का काम भी उनको मिल गया। इससे उनकी किस्मत पलट गई। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और उन्हें महल और शीशे से खूबसूरत सेट बनाने के काम मिलने लगे। इससे अच्छी आमदनी हुई और 2014-15 में मुकेश सहनी सुपौल लौटे तो गांव की हालत वैसी ही थी। बाढ़ की परेशानी, गरीबी, कुछ नहीं बदला था। इसके बाद सुपौल और आसपास के स्थानीय नेताओं से मिलने जुलने लगे। इसी से उनमें राजनीति में आने की इच्छा जगी और जब मुकेश के पास पैसे हो गए तब वह गांव फ्रिक्वेंटली आने लगे। अक्सर समाज कल्याण की बातें करने लगे। छठ पूजा में रोशनी की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने लगे। भोजपुरी और बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाने लगे तो धीरे धीरे पॉपुलर होते गए। सर, तो 2015 में मुकेश सहनी ने की निषाद विकास संघ स्थापना भी की उसकी। राजनीति की शुरुआत उन्होंने 2015 से की और उन्होंने निषाद विकास संघ बनाया और अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करने लगे। मलाहों को आरक्षण देने की मांग शुरू कर दी। 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना के बाद 2014 में दरभंगा के राज मैदान में निषाद समाज सम्मेलन भी किया। इसमें हजारों लोग जुटे। मुकेश सहनी का हौसला बढ़ गया और मुकेश सहनी को यहीं पर मलाह पुत्र नाम से बुलाया गया। सन ऑफ मलाह के नाम से अब जाने भी जाते हैं। उसके बाद मुकेश सहनी ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने अपना नाम सन ऑफ मलाह दिया। तो सन ऑफ मलाह के नाम से वो विज्ञापन छपवाने लगे और उनकी पहचान भी बन गई। धीरे धीरे मुकेश ने खुद को मलाह समाज के नेता के रूप में स्थापित कर दिया और 2015 में मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए पूरे बिहार में प्रचार किया। हालांकि आरक्षण और दूसरे मुद्दों पर टकराव हुई और 4 नवंबर 2018 को अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, वीआईपी पार्टी।
सर, तो विधानसभा चुनाव 2020 में मुकेश सहनी 4 सीट भी जीत गए थे। हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी महागठबंधन के साथ रहते हुए 3 सीटों मुजफ्फरपुर खगड़िया से चुनाव लड़ी, तीनों जगह हार गई। इसके बाद मुकेश आरजेडी के साथ 2020 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 25 सीटों की मांग पूरी नहीं होने पर एनडीए के साथ चले गए और वीआईपी ने 4 सीटें जीती। उनको 11 सीटें मिली थी, 4 पर जीत हुई। बोचहा से मुसाफिर पासवान जीते थे, गौड़ा बरौम से सोवणा सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह और अलीनगर से मिश्री लाल यादव। लेकिन ये जीतने वाले सारे विधायक बीजेपी में चले गए फिर बाद में, क्योंकि महागठबंधन से डिप्टी सीएम का ऑफर मिला मुकेश सहनी को। ठीक है, मुकेश ने उसमें ठुकरा दिया। खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। 2020 में नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बनाया, लेकिन ज़्यादा दिन मंत्री नहीं रह पाए और फिर बीजेपी से रिश्ता खराब हुआ तो चारों विधायक भी उड़ गए और मंत्री पद भी चला गया। सर, लेकिन बीजेपी का तो इतना प्रचार प्रसार करे थे, फिर रिश्ता कैसे खराब हो गया? देखिए, बीजेपी के साथ संबंध बिगड़े तो उनके 4 में से 3 विधायक राजू कुमार सिंह, मिश्री लाल और सोवणा सिंह चले गए बीजेपी में। वो बीजेपी के नेता ही थे, मुकेश सहनी के टिकट पर लड़े थे चुनाव। तो मुकेश सहनी जब दरकिनार किए गए तो उनके विधायक भी चले गए बीजेपी के साथ। और मुसाफिर पासवान के निधन पर बोचहा उपचुनाव हुआ, आरजेडी जीत गई, वीआईपी बिना विधायक के रह गई और बाद में कैबिनेट से उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। तो मुकेश सहनी 2022-23 के बीच फिर महागठबंधन के करीब आ गए। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के साथ रहते हुए लड़े, लेकिन कहीं जीत नहीं पाए। तीनों जगहों पर उनकी हार हुई और तब से अब तक वो महागठबंधन के साथ ही बने हुए हैं। तो सर, विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग की, एक भी नहीं जीत सके। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि अब तो महागठबंधन की ही नाव डूब गई है, तो मुकेश सहनी को अकेले जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी ने महागठबंधन से 60 सीटों की मांग की थी, आपको पता ही है। डिप्टी सीएम की मांग पर अड़े रहे, बाद में धीरे धीरे थोड़ा लचीला रुख दिखाया, डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया, तो 15 सीट पर भी मान गए बेचारे। लेकिन 15 सीट में से एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। तो अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर मुकेश सहनी का भविष्य क्या है। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी की सबसे बड़ी भूल ये है कि जिस समाज से आते हैं, मलाह समाज से, उसके पसंदों का ध्यान नहीं रखा। अब भाई मलाह समाज तो पारंपरिक वोटर रहे हैं बीजेपी के, तो उनको बीजेपी से साठगांठ करके या तालमेल करके चलना चाहिए था। बीजेपी के साथ लड़े, 11 सीट पर 4 तो जीत भी गए ना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो चले गए महागठबंधन के साथ, तो उनके जो सपोर्टर थे वो नहीं जा पाए पूरी तरह से महागठबंधन के साथ, तो नुकसान हुआ। सर, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि अब आगे क्या करेंगे मुकेश सहनी? देखिए, जिस निषाद जाति की राजनीति मुकेश सहनी कर रहे हैं, मैं वही कह रहा था ना कि वो हमेशा एनडीए के साथ रही है। तो मुकेश सहनी अपने समाज की विचारधारा के खिलाफ जाकर गठबंधन करेंगे तो उनका यही हाल होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब वो एनडीए के साथ आ सकते हैं और एनडीए के साथ आने से एनडीए को भी बहुत ताकत मिलेगी और मुकेश सहनी की राजनीति भी चमक जाएगी, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, उनको जो नेता मानते हैं, वो एनडीए के साथ सहज महसूस करते हैं, वो आरजेडी के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि घाटों को लेकर मलाहों और यादवों में ही लड़ाई है। तो 2 जातियां आपस में जो लड़ती हैं, नेता के एक होने से थोड़े एक हो जाएंगी, उनकी लड़ाई थोड़े खत्म हो जाएगी। तो मुकेश सहनी को अगर आगे राजनीति करना है तो उनके एनडीए के साथ ही आना पड़ेगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब मुकेश सहनी को लेकर, वीआईपी पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।